गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपनी कैश फ्लो की जर्नी को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम लोग कैश फ्लो के फुल फ्लेज क्वेश्चन की ओर आगे चल रहे हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है डीके गोयल। क्यों? क्योंकि मैं अपने चैनल पे अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो कराती हूँ वो डीके गोयल की बुक से कराती हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया चलती है। ठीक है, हर स्कूलों में मोस्टली डीके गोयल बुक चलती है, तो ये सबके पास बुक होगी। तो चलिए सेपरेट एक्टिविटी पे हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसके क्वेश्चन समझ लिए थे अच्छे से। अब हम लोग तीनों एक्टिविटी को कंबाइन करके फुल फ्लेज कैश फ्लो के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, तो अपनी अपनी डीके गोयल की बुक ले आइए। तो देखिए, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी। मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा प्रॉफिट जिसपे अब तक टैक्स ना कटा हो, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कहां से मिलता है। तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से मिलेगा। जो भी हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा, मतलब इस साल का जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे भाई? अगर इस प्रॉफिट में से अगर कुछ पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में डाल चुके हो, तो पहले प्रॉफिट क्या रहा होगा ये पता करने के लिए हम इसे ऐड बैक करते हैं। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड ऐड बैक कर दोगे। अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की सोचा है तो प्रॉफिट से निकाला होगा, हमें पहले का प्रॉफिट चाहिए कि क्या प्रॉफिट रहा होगा, तो उसके लिए ऐड बैक कर रहे हैं। मतलब हम लोग कुछ एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने प्रोविजन जो बनाए थे, जो इस प्रॉफिट से घटा लिया था, उन्हीं को वापस ऐड बैक कर रहे हैं। तब जाके हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या क्या ऐड करने पर मिलता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इतनी सारी चीजें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो चलिए देखते हैं अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या मिलेगा। सबसे पहले चलो बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से स्टार्ट करें क्वेश्चन को करने का तरीका। जब कभी भी कैश फ्लो का क्वेश्चन उठाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चन मिला बैलेंस शीट में, हमें क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको कहां ढूंढोगे, जाओ अपनी बैलेंस शीट में। देखो शेयर होल्डर फंड में दो कैटेगरी होती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। किसको पकड़ोगे इस पॉइंट के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस को। फिर से बोल रही हूं, किसको पकड़ोगे इस पॉइंट के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस को। ठीक है मैम, मिल गया, रिजर्व एंड सरप्लस मिल गया। अब देखो क्या उसका कोई बाइफरकेशन नीचे दे रखा है, देखो यस मैम दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग है। तो यही हमारा मान लो क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैसे निकालोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलता है करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करके। कैसे निकलता है, करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करके। तो ठीक है भैया, लास्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट कितना था, 50,000, करेंट ईयर कितना था, 60,000। तो 60,000 में से क्या करेंगे, 50,000 लेस कर लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, डिफरेंस उठा लेते हैं। भाई डिफरेंस उठाओगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी ईयर में नेगेटिव हुआ तो आप तो सिर्फ डिफरेंस उठा रहे हो ना, तो आपने तो उसके नेगेटिव के इफेक्ट को हटा ही दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस नहीं उठाना है, क्या लेना है हमें, करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करके। तो 60,000 में से 50,000 हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा कितना हो गया, 10,000। क्या हमारे इस रिजर्व एंड सरप्लस के बाइफरकेशन में कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, नहीं मैम कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या किसी तरीके का प्रपोज डिविडेंड है, तो चलो देखो जरा एडजस्टमेंट को। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेबल, अदर करेंट एसेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉडल, नहीं किस तरीके का प्रपोज डिविडेंड नहीं है तो छोड़ दो। ना जनरल रिजर्व है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना इंटरिम डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्या ये कहीं तुम लोगों को दिख रहा है। वैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको करंट लायबिलिटी के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर कभी नीचे ना मिले तो एक बार जाके अपनी शॉर्ट करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मिलता है। तो मैम करंट लायबिलिटी दिख रही है, एक ही चीज दे रखी है उसके अंदर, ट्रेड पेबल। मतलब दूर दूर तक कहीं पे भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड भी नहीं है, तो हटाओ। तो क्या होगा, यही 10,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, अब बताइए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, अब क्या करना है हमें,
एक्सपेंडिचर ऐड और इनकम लेस करने हैं। पर कौन से एक्सपेंडिचर ऐड करने हैं भाई? वो एक्सपेंडिचर ऐड करने हैं जिनको पीएल से घटना नहीं चाहिए था, घट चुके हैं तो उठा के ऐड बैक कर दो। वो इनकम लेस करनी है जो पीएनएल में ऐड नहीं होनी थी, अगर ऐड हो चुकी है तो मैम लेस कर देंगे तो ठीक है। चलो कौन कौन से एक्सपेंडिचर? सबसे पहला डेप्रिसिएशन। देखो क्या कहीं डेप्रिसिएशन दिख रहा है तुम लोगों को? डेप्रिसिएशन बताओ मैम। कहीं पे भी डेप्रिसिएशन के बारे में दूर दूर तक नहीं दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा क्या कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, छोड़ दो। मैंने कहा देखो क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो रही है? इंटेंजिबल एसेट्स कहाँ मिलेगी? नॉन करेंट एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो देखो इंटेंजिबल एसेट्स, यस मैम, नॉन करेंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उसके अंदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो मैंने कहा इंटैंजिबल को पकड़ो, ठीक है। अगर इंटैंजिबल एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, मतलब लास्ट ईयर से करंट ईयर आने में अगर वो और डिक्रीज हो जा रही है, मींस आपकी इंटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हो रही है। अगर वो रिटर्न ऑफ हो रही है मतलब वो आपके पीएल में गई होगी, जिसने आपके प्रॉफिट को कम किया होगा। हमें प्योर प्रॉफिट चाहिए तो एड बैक कर देंगे, इसलिए एड बैक कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्यों एड बैक करते हैं? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, बिना बात के प्रॉफिट को हमारे कम कर रहा होता है, इसीलिए उसको भी एड बैक कर देते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स लास्ट ईयर 60,000 की थी, करंट ईयर 45 की हो गई। मैम घट गई मतलब कितने से? 60,000 की थी, 45 की हो गई, मतलब 15,000 से हमारी इंटेंजिबल एसेट्स घट गई, मतलब 15,000 से घट गई तो पीएल में गई होगी। क्या करें? एड बैक कर दो, ठीक है। मैम अगर इंक्रीज होती तो? मैंने कहा अगर इंटेंजिबल एसेट्स का घटना रिटर्न ऑफ माना जाता है और उसी का बढ़ना परचेज ऑफ एसेट्स माना जाता है, जिसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही है, मींस वो रिटर्न ऑफ हो रही है, ठीक है। नॉर्मली एसेट्स के केस में हम लोग इंक्रीज होने को परचेज, डिक्रीज होने को सेल मानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीज होने को तो परचेज मान लो, लेकिन डिक्रीज होने को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑफ वो मानोगे। हाँ अगर खुद दे रखा है कि घटने का रीजन सेल है तो बात अलग है, नहीं कुछ बोल रखा है और इंटेंजिबल एसेट्स है, चुपचाप दिख रहा है कि भैया वैल्यू में उनकी कमी आ रही है, मतलब वो रिटर्न ऑफ हो रही है, क्या करो? एड बैक कर देना है। तो क्या लिखोगे? इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, हाउ मच? दैट इज 15,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और हमारे में क्या क्या आता है। किसी लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर, किसी शेयर या डिबेंचर को इश्यू करने में किसी तरीके का लॉस हुआ हो तो वो एड बैक कर देंगे। मैम ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। किसी इंटरेस्ट पेड, अगर हमने किसी को इंटरेस्ट पेड किया, किसको इंटरेस्ट पे करते हैं? डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं, मॉर्टगेज लोन पे करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट पे करते हैं, इन सब पे अगर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी एड बैक कर देंगे। तो फिर जरा देखिए, लॉन्ग टर्म बोराइंग दे रखा है हमारे पास, कितने का? दो चीजें हैं लॉन्ग टर्म बोराइंग में, देखिए 15% मॉर्टगेज लोन और पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा 15% तो रेट तो अप्लाई हम लोग कर लेते, अगर नीचे देखिए सबसे नीचे इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन अमाउंटिंग टू 18,000 नहीं दे रखा होता, मतलब इन्होंने खुद ही हमें निकाल के दे रखा है, ठीक है। तो भैया इंटरेस्ट पेड होगा तो ऐड कर लोगे, इंटरेस्ट पेड हाउ मच? दैट इज 18,000। क्या और कोई चीज है? नहीं मैम और कोई चीज तो नहीं दिख रही है। क्या ऐसी कोई इनकम 4 इनकम से लेस होती है? अभी के लिए बता दे रही हूँ याद करने के लिए, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सिर्फ 4 इनकम अगर पीएल आपको दिखाई दे रही क्वेश्चन में तो वो आप ऑपरेटिंग में लेस कर लेंगे। कौन कौन सी? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। मैम ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो भैया अब जो प्रॉफिट, अब जो हमारा कैलकुलेशन करके जो आ रहा है ना, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये जो प्रॉफिट है इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाउ मच इट इज? तो 10,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? दैट इज 25,000 और 25,000 में हम लोग कितना ऐड करेंगे? 18,000, तो दैट इज 43,000। तो चलिए
अच्छा, ये क्या मिला, ये हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल गया। अब क्या करना है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, मतलब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं। कैसे करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस? अब इस स्टेप के बाद सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को पकड़ोगे, ठीक। अगर उनके इंक्रीज डिक्रीज से आपको लॉस हो रहा है तो ऐड कर दो, अगर उनके इंक्रीज डिक्रीज से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लेस कर दो। सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर चल रहा था कि एक्सपेंडिचर ऐड, लॉसेस ऐड, इनकम लेस, वही यहां चलेगा, बट रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करंट लायबिलिटी को पकड़ते हैं। क्या दे रखा है, ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल के अंदर नोट नंबर 3 दे रखा है, तो चलिए 3 में चलते हैं। नीचे क्या है, दो चीजें दे रखी है भैया। सन्ड्री क्रेडिटर, लास्ट ईयर हमारे क्रेडिटर कितने के थे, 1,10,000 के, आज उनकी वैल्यू बढ़ के हो गई 1,40,000, ठीक है। बढ़ गए भाई, बड़े नहीं है, लाइबिलिटी का बढ़ना। क्या बढ़ रहा है ये भी तो देखो, एसेट्स बढ़ रही है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है? मैम लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस हमेशा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो क्या करोगे, मैं इसे आपको याद नहीं कराना चाहती फॉर्मेट में, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजें बताऊंगी। एक्सपेंडिचर लॉस ऐड करोगे, इनकम लेस करोगे। मैंने कहा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, तो मतलब अब हमको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है। मैंने कहा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को पकड़ो, उनसे प्रॉफिट हो तो ऐड करो, सॉरी उनसे प्रॉफिट हो तो लेस करो, और उनसे लॉस है तो ऐड करो, वही जो ऊपर कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो चलो भैया बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं ना, 1,10,000 से 140 हो गए, 30,000 से हमारी क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का बढ़ना प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। क्या करेंगे, ऐड बैक। क्या लिखोगे, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर, हाउ मच, दैट इज 30,000, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, बिल्स पेबल, लास्ट ईयर 15 के थे, आज 8,000 के बचे, लाइबिलिटी घट गई, मतलब इनका पे ऑफ हो गया। कितने से घट गई, 7,000। लाइबिलिटी का घटना क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो लेस कर लोगे, तो लेस डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ठीक है। हाउ मच, दैट इज 7,000, ठीक है। अच्छा देखो, लेस करोगे तो लेस के लिए अकाउंट्स में हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में चीजों को लिख देंगे। इट मींस ये फिगर क्या है, दैट इज फिगर इज नेगेटिव, ठीक है। सो अब यह करंट लायबिलिटी खत्म, तो चलते हैं करंट एसेट्स की ओर, ठीक है। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या दे रखा है, इन्वेंट्री। एसेट्स है ना, लास्ट ईयर 2 लाख की थी, आज 2,80,000 की हो गई, 80,000 से हमारा स्टॉक बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो लेस कर दोगे, तो लेस इंक्रीज in inventories, how much, that is 80,000, तो लेस कर दो 80,000 से, मींस ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, 1,23,000 के थे, 94 के हो गए। ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमारे कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलना होता है। तो लास्ट ईयर हमें कितना मिलना था भैया, 123, आज 94 मिल रहा है, मतलब बैड डेट हो गया, पेमेंट हो गया, ठीक है। तो एसेट्स हमारी घट रही है, और एसेट्स का घटना लॉस है, लॉस है तो क्या हो जाएगा, ऐड बैक। कितने से, तो 1, 2, 3 माइनस 94,000, दैट इज 29,000, तो क्या करोगे, ऐड कर लो, ठीक है। ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, हाउ मच, दैट इज 29,000, ऐड कर लो क्योंकि लॉस हो रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते, करंट एसेट्स तो लोगे, बट करंट एसेट्स में जितनी भी शॉर्ट टर्म, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर क्या ले लोगे, अदर करंट एसेट्स ले लो, ठीक है। तो इसको पॉइंट आउट कर लो कि जब हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, और क्या नहीं लेंगे, और हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अदर करंट एसेट्स में हमारा 10,000, अदर करंट एसेट्स में है क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस है। लास्ट ईयर 10,000 के थे, आज 15,000 के हो गए, मतलब 5,000 से हमारी एसेट्स बढ़ गई, और अगर एसेट्स बढ़ गई तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो लेस कर देंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो लेस इंक्रीज इन प्रीपेड, कितने से, 5,000 लेस करना है, तो क्या लिखोगे, ब्रैकेट में। कुछ नहीं करना है अब हम लोगों को, ठीक है। अब हमारे पास देखो इनकम टैक्स तो था नहीं, ठीक। तो चलिए 43 में जो ऐड होने वाला है वो ऐड करेंगे, जो लेस होने वाला है उसको हम लोग लेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, 43,000 प्लस 30,000 माइनस 7,000
माइनस 80,000 प्लस 29,000 और माइनस 5,000। तो हमारा जो देखिए, अगर इनकम टैक्स पेड होने वाला सीन रहता तब इनकम टैक्स पेड नीचे लेस करते हैं आखिरी में, नहीं है तो यही हमारा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इफ इट इज द फिगर इज नेगेटिव देन वी विल राइट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। काम कर देते हैं इसको फुल लिखने से, फ्रॉम ओ ए लिख देते हैं और ब्रैकेट में ये हमारा क्या हो गया, एक की एक हमारा खत्म हो गया। कितने का बचा हमारा, 10,000। ठीक है, तो जहां अब इसको डबल अंडरलाइन कर दे क्योंकि अब हम लोग इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक सेपरेट एक्टिविटी बनेगी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए अब यहीं से जहां से हमारा ऑपरेटिंग खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया था कि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है भैया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा आता है फिक्स्ड एसेट्स का सेल और परचेज। ठीक है, अगर इनसे इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब कैसे होगा भैया, अगर एसेट्स खरीदोगे तो कैश का इनफ्लो तो होगा नहीं, कैश का आउटफ्लो होगा। मींस एसेट्स के इंक्रीज होने से मतलब उसका मतलब होता है कि हमने एसेट्स और परचेज करी है, तो एसेट्स अगर परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो परचेज ऑफ एसेट्स लेस करते हैं और सेल ऑफ एसेट्स ऐड करते हैं, क्योंकि जब एसेट्स हम लोग सोल्ड करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो कैश का इनफ्लो ऐड करना है। कैसे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, और मैंने कहा था ऑपरेटिंग में जो 4 इनकम जो लेस करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। खाली ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ के ना, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, फिर से क्या बोला, इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड, अगर ये तीनों इनकम है और ये रिसीव हो रही है, अगर आपने इनको ऑपरेटिंग में क्या किया है, लेस किया, तो यहाँ आके ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कोई सेल या परचेज हो रही है फिक्स्ड एसेट्स की। तो नॉन करेंट एसेट्स में पहले दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स। टैंजिबल, देखिए टैंजिबल का कोई बाइफर्केशन है नहीं है, कैसे पता लगेगा मैम सेल हो रही कि परचेज हो रही। मैंने कहा देखो वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, तो चलो देखते हैं। लास्ट ईयर वैल्यू थी 1,72,000 की, आज की डेट में हो गई 2,96,000 की, तो क्या करें, बढ़ गई ना। बढ़ गई मतलब कैसे बढ़ी होगी भैया, एसेट्स का बढ़ना आप और खरीद के लाए हो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, परचेज ऑफ एन एसेट्स हुआ है। पर ये तभी मानोगे जब इस फिक्स एसेट्स के मतलब टैंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग नीचे कुछ ना दे रखा हो। कुछ का मतलब इनके रिगार्डिंग कोई डेप्रिसिएशन ना दे रखा हो। क्या कुछ दे रखा है भाई, कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना। तो कुछ नहीं दे रखा है तो सीधे टैंजिबल एसेट्स को पकड़ो। 1,72,000 की थी, आज कितने की हो गई, 2,96,000 की हो गई, मतलब 1,24,000 से आपने एसेट्स को परचेज किया, तभी तो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इस टैंजिबल एसेट्स का कोई नाम नहीं है कि ये बिल्डिंग है कि मशीनरी है कि क्या है। तो 1,24,000 परचेज हुआ है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, सेल है नहीं। अच्छा, इसके नीचे इनटैंजिबल भी एसेट्स है, मैंने कहा इनटैंजिबल एसेट्स का घटना क्या होता है, रिटर्न ऑफ, ऑपरेटिंग में एड बैक करते हैं। अगर ये बढ़ रहा होता तो इसको परचेज मान के यहाँ पे ले लेते। अब कुछ है ही नहीं, इनकम ना तो इंटरेस्ट रिसीव है, ना तो डिविडेंड रिसीव है, ना तो रेंट रिसीव है। अगर होती तो यहाँ पे ऐड कर लेते और ऑपरेटिंग में लेस करते। मैम कुछ नहीं है, तो मैंने कहा भैया यही हमारा फाइनल आंसर किसका हो जाएगा, इन्वेस्टिंग का। पॉजिटिव होगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, नेगेटिव होगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। तो चूंकि ये नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, जैसे ऑपरेटिंग का लिखा था, चलिए इसको भी ऐसे लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमने दे दिया बी, हाउ मच, दैट इज 1,24,000। देखिए मैंने डबल अंडरलाइन क्यों करी है, क्योंकि अब मुझे इसमें कुछ ऐड लेस नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जहां से इन्वेस्टिंग खत्म हुआ, नेक्स्ट उसके बाद से हमारा जो लास्ट एक्टिविटी है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, प्लीज उसे जाके ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने कहा जब कभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना तो बैलेंस शीट को पकड़ना, बैलेंस शीट में दो हेड को पकड़ोगे, किस किस को, पहले शेयर कैपिटल को पकड़ोगे, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को पकड़ोगे, फिर पूरी की पूरी नॉन करेंट लायबिलिटी को। तो चलो पहले, अच्छा इसमें भी वही है, अगर आप लोन ले रहे हैं या आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स ये इशू हो रहे हैं और कंपनी के पास पैसा आ रहा है, ऐड कर लो, इनफ्लो है। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं मीन्स कंपनी इनको क्या कर रही है, रिपेमेंट कर रही है, तो कैश का आउटफ्लो है, लेस कर लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शेयर कैपिटल। भैया लास्ट ईयर 3 लाख की थी, आज 4 लाख की हो गई, क्या हो गया, शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब है हमने इशू किया है ना, तो क्या लिखोगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कैश का इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, मैम शेयर कैपिटल बढ़ रही है मतलब पैसा और आया है, इनफ्लो है। ठीक है, तो ऐड कर लिया मैंने। फिर मैंने कहा था शेयर कैपिटल के बाद किसको पकड़ोगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी की ओर चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसके आगे बाइफरकेशन नोट नंबर 2। चलिए नोट नंबर 2 पे चलिए। तो उसमें दो चीजें हैं, 15% मॉर्टगेज लोन और पब्लिक डिपॉजिट, दोनों को अलग अलग कंसीडर करते हैं। चलिए मॉर्टगेज लोन के साथ क्या है, 10 लाख 1 लाख के थे 1,30,000 के हो गए, बढ़ गए ना, मतलब क्या हुआ है, और लोन लिया गया है। तो इसको क्या लिखोगे, प्रोसीड। देखो भाई पैसा आना चाहिए, भले लोन ही देके डिबेंचर और शेयर इशू करके क्यों ना आए। तो प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन हाउ मच, कितना, 30,000, 1 लाख का था 130 से हो गया, तो 30,000 से कैश का इनफ्लो हुआ, ऐड कर लो। पब्लिक डिपॉजिट लास्ट ईयर 70 के थे, आज 10 के रह गए, तो 60,000 कहाँ, मतलब कंपनी ने रिपेमेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे कैश का इनफ्लो नहीं भाई आउटफ्लो हो रहा है। क्या लिखोगे, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अगर आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी शेयर कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहा है भाई, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक ही काम तो होगा कि रिपेमेंट करोगे, और उसमें कैश का हमारा क्या आएगा, आउटफ्लो, तो लेस कर लो, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, हाउ मच, दैट इज 70 से 10 रहा, मतलब 60,000 का पेमेंट हो गया, तो कैश गई। मैम ठीक है, अब क्या आएगा, मैंने कहा अब जैसे हम लोग इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बाद वो 3 इनकम ऐड करेंगे, कौन कौन से, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। लाइकवाइज यहीं पे उन्हीं का पेमेंट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लेकिन रेंट पेड नहीं लेना। ठीक है, तो चलो क्या क्या ले लोगे, इंटरेस्ट पेड तो है ना, यही जो यहाँ ऐड किया है इसको फाइनेंसिंग में आके लेस कर दोगे, तो ये इंटरेस्ट पेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बस इसके अलावा आपका फाइनेंसिंग में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फाइनेंसिंग का भी देखते हैं कि फिगर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो 1 लाख प्लस 30,000 माइनस 60,000 और माइनस का 18,000, दैट इज हाउ मच, 52। जो कि पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज सी, हाउ मच इट इज, 52,000। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी के हमारे आंसर आ गए। ठीक है, 10,000, 1,24,000 और 52,000। अब क्या करना है, अब हमें तीनों एक्टिविटी को कंबाइनली ऐड करना है। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे, हम लोग निकालेंगे कि भैया तीनों को ऐड करके हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या आ रहा है, 10,000 पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव था तो ब्रैकेट में कर लीजिए, तो माइनस 1,24,000 प्लस 52,000। ठीक है, तो जैसे ही मैंने A प्लस B प्लस C, व्हाट इज A? A इज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, B इज फॉर इन्वेस्टिंग, C इज फॉर फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड किया तो मुझे नेट डिक्रीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज माइनस का 62,000। ठीक है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया, मतलब अब इसमें करना है हमें। तो जो भी हमारा अगर ये इंक्रीज आता, मतलब अगर फिगर हमारी पॉजिटिव आती तो मैं लिखती नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेगेटिव आया है तो मैंने क्या लिखा है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको इसमें अपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मींस लास्ट ईयर का बैलेंस ऐड करिए। तो चलिए भैया लास्ट ईयर आपकी बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 80,000 का है। ठीक है, 80,000 का है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ओपनिंग कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 80,000। तो बताइए प्लस का 80 माइनस का 62 क्या हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा पॉजिटिव का। और ये 18,000 आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है ना तो कैश फ्लो सही है, ठीक है। यही एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसको आप एग्जाम में करके आओगे ना तो आप श्योर हो जाओगे कि आपके इतने मार्क्स आने हैं और ये क्वेश्चन सही है। क्यों, जैसे ही आपने ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, अगर वो आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है मतलब तीनों एक्टिविटी सही है, ठीक है। तो चूंकि आ रहा है, देखिए 18,000 क्या है हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा डीके गोयल की बुक से एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमने तीनों एक्टिविटी को कंबाइंडली समझा बहुत अच्छे से। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नोट कर लें।